गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आप लोग को ये जो वीडियो लाया हूँ इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि YouTube के हिस्ट्री में आपको ऐसा वीडियो इंग्लिश ग्रामर के सेगमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी एक कोशिश है कि मैं जो पढ़ाया हूँ वो थ्रू एनिमेशन आज आपको पढ़ाने की कोशिश किया है। इससे क्या है कि आप लोग को चीज़ों को आप बहुत जल्दी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस चीज़ को आप जान सकते हैं इस चीज़ को। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि हर वीडियो क्लिप में मैंने टेक्स्ट जो मैंने बोला है, जो 2-3 सेंटेंस दिया है, उसमें से कुछ सेंटेंस ऐसे हैं फॉर एग्जाम्पल वो सेंटेंस आपके उसमें से सही भी हो सकता है या गलत भी है, दोनों में से। तो हमने दोनों ही सेंटेंस आपको उसके अंदर डिस्कस किया है कि अगर सही है तो सेंटेंस क्यों सही है, और अगर मैंने कहा कि गलत है तो सेंटेंस क्यों गलत है। ठीक है, तो दोनों डिस्कस किया। ये नहीं इसका आंसर ऑन है तो इस पे पर हमने डिस्कशन किया। अगर उस सेंटेंस में कहीं इन लिखा है वो गलत है तो उसका मीनिंग क्या है, ध्यान रखिएगा। जो प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा कॉन्टेक्चुअल है, और क्यों मैं बार बार कहता हूं कि ये एक कॉन्टेक्चुअल टॉपिक है, इसका कारण होता है कि जो प्रीपोजिशन है ये इसके अंदर कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं होता है। तो हमको जब कोई चीज को जब हम एक सीन जब उसको, इसलिए मैंने एनिमेशन के साथ इसको क्रिएट किया है कि ताकि जब आप चीजों को सामने सामने देखेंगे तो उसको आप समझ पाएंगे कि एक ही सेंटेंस में कई जगह पे हम प्रीपोजिशन का समझते हैं कि यहाँ पर ऑन ही आएगा, पता चला वहां पर ऑन की जगह टू यूज हो रहा है, तो हमें समझ में नहीं आता, हमने तो पढ़ा था ऑन है पर ये इन क्यों है। तो इसी चीज को आज दूर करने के लिए आज एनिमेशन का ये जो चीज है आज मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें लास्ट में आपका एक प्रीपोजिशन क्विज भी है और इसके अलावा एक वोकैब क्विज भी है, तो उसको भी देखिएगा। और जो वोकैब क्विज है उसके पीछे एक वीडियो बैकग्राउंड चलेगा जो कि आपको जो क्विज जब वोकैब का करेंगे तो उसका जो आंसर होगा उसके साथ जो वोकैब का जो बैकग्राउंड है उसमें आपका एक हिंट छुपा होगा। तो ये सब चीजें और बहुत हाई लेवल एनिमेशन है और इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला देखिए, ये एक सीन है जहां पर पेड़ पे जो है आप देख रहे हैं कि मंकी वहां से लटका हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बहुत सारे एक सेंटेंस में एक सीन के अंदर से बहुत सारे सेंटेंस मैं ले सकता हूँ, बट मैं आपको पहले एक सिचुएशन लेता हूँ कि देखो क्या है कि द मंकी इज हैंगिंग ऑन द ट्री। ठीक है, एक बार आपके सामने आएगा द मंकी इज हैंगिंग ऑन द ट्री, एक है द मंकी इज हैंगिंग इन द ट्री। दो बातें हो सकता है, तो कौन सा सही हो सकता है, मंकी इज हैंगिंग ऑन द ट्री या मंकी इज हैंगिंग इन द ट्री या द मंकी इज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। अब देखिए यही मजे की बात है, सेंटेंस देखने में बड़ा सिंपल लगता है बट हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब तीनों को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर करेक्ट एक्चुअली जो है वो द मंकी इज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री करेक्ट है। ठीक है, जब आप मंकी इज हैंगिंग इन द ट्री हम कहते हैं दैट मीन्स यू आर रेफरिंग टू द लोकेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पर इस सीन में मंकी जो है यहाँ पर लटका हुआ है, तो एक्चुअली ये सीन इसके अंदर ये फिट नहीं होता है। फिर दूसरा जो सीन है, अगर मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखता हूँ, दूसरा जो वीडियो का जो सीन है कि इसके अंदर सीन क्या है कि द मंकी इज हैंगिंग ऑन द ट्री। अब देखिए द मंकी इज हैंगिंग ऑन द ट्री हो सकता है, पर मंकी इज हैंगिंग ऑन द ट्री का कहने का मतलब है ये भी हो सकता है कि कहाँ पर, ट्री के ऊपर है कि नीचे है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए जब हम कहते हैं द मंकी इज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, तो मंकी इज हैंगिंग हमको सोर्स जब हम बता देते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा जब वो सस्पेंडेड पोजीशन में है तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मंकी इज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तीन सेंटेंसेस है, तीन सिंपल सेंटेंस आपके सामने हैं और आपको पता नहीं कितने सारे आपको कंफ्यूजन हो सकते थे। तो इसीलिए हम दूसरे सेंटेंस में आते हैं इसके अंदर। अब देखिए ये कॉस्मिक वे है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि रोड जो है वो कॉस्मिक वे के थ्रू जा रहा है। तो इसके अंदर देखिए इसमें कई सारे सिचुएशन इसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। तो इसमें से क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन डिस्कस करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया कि ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस ना करके मैंने कहा पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं, द रोड मीट्स एट द बस स्टॉप, द रोड मीट्स एट द कॉस्मिक वे। अगर हम दोनों चीज तो दो सेंटेंस ले लेते हैं सपोज, अब यहाँ के हिसाब से मैं देखूं तो बहुत जनों का ये आंसर होगा कि द रोड मीट्स एट द कॉस्मिक वे हो सकता है, जबकि ये सेंटेंस रोड मीट्स एट द कॉस्मिक वे गलत है। द रोड मीट्स एट द बस स्टॉप ये तो सही है, ये इमेज के हिसाब से नहीं, पर मैंने एक आपको और भी सेंटेंस इसके अंदर दिया है इमेज के हिसाब से। यहाँ पर आप हो सकता है आप लिखेंगे द रोड मीट्स एट द कॉस्मिक वे,
ये लिख सकते हैं। बट ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो प्रीपोजिशन एट होता है, बारीक बारीक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हम बहुत छोटी छोटी बातें और इतनी नुआंसेस डिस्कस करेंगे थ्रू एनिमेशन, तो आप मजा आएगा। अगर आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो देखिए जब हम कहते हैं द रोड मीट्स एट द कॉस्मिक वे, तो कॉस्मिक वे एक कोई पॉइंट नहीं है। कॉस्मिक वे, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं तुमको बस स्टॉप पे मिलूंगा, ठीक है, या मैं तुमको मंदिर पे मिलूंगा, तो इसका मतलब क्या है? मैं तुमको दरवाजे के बाहर मिलूंगा। तो ये क्या है? ये आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट के लिए आप डेफिनेट लोकेशन को आप पॉइंट कर रहे हैं। बट कॉस्मिक वे, जब मैं कहता हूं द रोड मीट्स एट द कॉस्मिक वे, कॉस्मिक वे कोई एक पर्टिकुलर एक पॉइंट लोकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ सेंटेंस ये गलत हो जाता है। पर द रोड मीट्स एट द बस स्टॉप, अगर ये इस इमेज के हिसाब से नहीं है, बट अगर मैं इस सेंटेंस को लेता हूँ, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये आपके क्लैरिटी के लिए, क्यों? क्योंकि बस स्टॉप एक पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह इसके अंदर जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है आपका, द रोड गोज थ्रू द कॉस्मिक वे, द रोड गोज थ्रू द कॉस्मिक वे। अब आपके सामने ये सेंटेंस आ गया, द रोड गोज थ्रू द कॉस्मिक वे। अब इसके अंदर क्या है? यस, ये सेंटेंस यहाँ पर सही हो सकता है। क्यों? द रोड गोज थ्रू द कॉस्मिक वे का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि उसकी जो एंट्री है और एग्जिट है, एंट्री भी उसका एंट्री कहाँ से ही है, उसकी एंट्री कहाँ है? कॉस्मिक वे में, और जब निकलेगा वो भी कहाँ से? वो कॉस्मिक वे से निकलेगा। मतलब थ्रू जो प्रीपोजिशन होता है वो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस विल बी वैलिड, द रोड गोज थ्रू द कॉस्मिक वे, ठीक है। आप इस चीज के अंदर छोटी छोटी चीजों को जान जाए, तब भी आप कभी भी गलत नहीं करेंगे इसके अंदर। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो क्लिप्स लिए हैं, एनिमेशन उसके अंदर किया है, महंगे महंगे सॉफ्टवेयर यूज किया है। मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, एक केवल टीचर होता तो मैं ये इतनी सारी चीजें बना नहीं पाता। और अगर कहीं त्रुटि रह जाए तो भैया भूल चुको तो माफ कीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर एक चीज और भी हम आ जाते हैं, थोड़ा सा हम आगे आ गए, तो थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं। तो एक मिनट, अब देखिए नीचे वाला क्या है, द रिवर मीट्स एट द ओशन। जब मैं कहता हूँ द रिवर मीट्स एट द ओशन, क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है? क्यों? हमने आपके लिए एट के लिए जो लॉजिक दिया है, लॉजिक सब जगह के लिए होना चाहिए, केवल हम इस सेंटेंस के लिए नहीं है। तो द रिवर मीट्स एट द ओशन ये इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओशन कोई एक पॉइंट नहीं हो सकता। अगर इसी जगह मैं इसको सही करने की कोशिश करूँ, द रोड फ्लोज, सॉरी द रोड लिखा है, ये रिवर होना चाहिए, तो द रिवर फ्लोज इनटू द ओशन, तो हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लोज इनटू द ओशन, ये बिल्कुल सही है। बट द रिवर मीट्स एट द ओशन, ओशन कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है टेक्निकली अगर देखेंगे तो प्रीपोजिशन जो एट है ये यहाँ पर यूज नहीं हो सकता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा सेंटेंस बताना था, तो मैंने आपको बता दिया इसके साथ, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तब तक आप थोड़ा सा ये बढ़िया एनिमेशन भी देखते रहिए, और क्योंकि पढ़ाई में क्या होता है, इंग्लिश एक डिफिकल्ट टॉपिक है, तो इसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या है, सुपर हीरो लैंडेड विद अ पैराशूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये पैराशूट से इसने नीचे ही उतरा। तो हमने यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज किया? हमने यहाँ प्रीपोजिशन का यूज किया विद का। देखिए विद क्या होता है, पैराशूट क्या है? पैराशूट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहारे वो उतर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन विद का हमने यूज किया है। और दूसरा क्या है जानते हैं, सुपर हीरो के साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, बट यहीं पर अगर सुपर हीरो की जगह सुपरमैन लिखा रहता तो हम यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरमैन प्रॉपर नाउन होता है, सुपर हीरो जो है ये कॉमन नाउन होता है। अब इसको यहाँ पर इधर छोटी काफी सारी डिस्कशन वाली बात आ जाएगी, पर ध्यान रखिएगा सुपर हीरो आपको समझ में नहीं आता कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कैसे होता है, तो जिस चीज का आप प्लूरल कर सकते हो वो कॉमन नाउन होगा, और सुपर ह्यूमंस नहीं बोल सकते हो। सुपर ह्यूमन क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम सुपर ह्यूमन के साथ आर्टिकल यूज नहीं करते। पर यहाँ सुपर हीरो लिखा है, सुपर हीरोज ये हो सकता है, प्लूरल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए ता दोनों ही आर्टिकल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है कि अ घोस्ट, देखिए इसके अंदर अ घोस्ट अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन सडनली, ठीक है, अ घोस्ट अपीयर्ड ऑन द सीन सडनली। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि मैंने जब लिखा अ घोस्ट अपीयर्ड इन द ऑन द स्क्रीन सडनली, ठीक है, तो आपके कई बार मन में आएगा सर इन क्यों नहीं होगा, ऑन क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं।
तो यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि ऑन जो है आपका लोकेशन की बात करता है, और इन का मतलब है यहाँ पर घोस्ट इस स्क्रीन के अंदर जब इन लिख देंगे दैट मींस इट इज द प्लेस वेयर द घोस्ट लिव्स। एक्चुअली इट इज नॉट, यहाँ पर अपीयर कर रहा है। और मैंने अ घोस्ट क्यों लिखा, द घोस्ट क्यों नहीं लिखा? अगर मैं लिखे तो अ घोस्ट अपीयर्स, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर एक सरप्राइज क्रिएट करना चाहता हूँ। इस विजुअल में मैंने एक सरप्राइज एलिमेंट किया, अचानक एक घोस्ट की भी एंट्री दिखा दी, इसीलिए मैंने इसके साथ आर्टिकल ए का भी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एनिमेशन में आ जाते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें हम द मैन इज चेस्ड बाय द घोस्ट। ठीक है, अब एक्चुअली क्या, अगर बहुत जन इसको देखेंगे बोलेंगे भाई मैन तो नहीं है, यहाँ घोस्ट ही चेस कर रहा है, घोस्ट इज चेस्ड बाय द मैन, तो दोनों में से आप कुछ भी मान लीजिए। बट अगर हम दोनों को एनालाइज करते हैं कि द मैन इज चेस्ड बाय द घोस्ट और द घोस्ट इज चेस्ड बाय द मैन, दोनों ही क्या है, दोनों ही पैसिव वॉइस में होंगे। क्यों? यहाँ पर हम प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं, तो बाई जब भी लिखा है, ऐसी सिचुएशन में जब बाई लिखा रहता है पैसिव वॉइस में, तो बाई रिप्रेजेंट करता है डूअर को, करने वाला। कौन कर रहा है? यहाँ पर हम बता रहे घोस्ट चेस कर रहा है मैन को, इसलिए घोस्ट के आगे हमने प्रीपोजिशन किसका यूज किया? बाई। ठीक है, और जब पैसिव वॉइस में जिस चीज को सबसे आगे रखते हैं, इसका मतलब उस सेंटेंस में वो इंपॉर्टेंट है। तो इस सेंटेंस के अंदर द मैन इज चेस्ड बाय द घोस्ट के अंदर इसके ऊपर हमारा फोकस है, यहाँ फोकस है द मैन के ऊपर। अगर यहीं पर लिखा रहता द घोस्ट इज चेस्ड बाय द मैन, तो यहाँ पर हमारा फोकस किस पे है? यहाँ पर घोस्ट के ऊपर है। ठीक है, पर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए, ये बहुत मुश्किल है, ये सब जो चीजें मैंने क्रिएट किए हैं, और आपको यूट्यूब के हिस्ट्री में आपको ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगी, और ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके अंदर, और एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। पर मैं, क्योंकि मुझे सारी चीजें आती है और मैं अकेले पूरा सारा चीज बनाया है, तो दैट्स व्हाई। देखिए, इसमें भी बहुत सारे इस एक गांव है, यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कस भी कर सकते हैं। बट हम अगर बहुत सारे सिचुएशंस पे एक ही सीन में डिस्कस करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम सिंपल चीजें लेकर चलते हैं। 2-3 एक वीडियो सीन के ऊपर एनिमेशन सीन जो मैंने क्रिएट किया है, ये सब मेरे क्रिएटेड है, ध्यान रखिएगा। द टीचर इज टीचिंग विद द ब्लैक बोर्ड। अब देखिए, आपने देखा होगा आगे जाकर एक पेड़ है, और इस पेड़ के पास एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मैंने क्या लिखा? द टीचर इज टीचिंग विद द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? ब्लैक बोर्ड उसका इंस्ट्रूमेंट है पढ़ाने के लिए। उसने कौन सा, किस चीज का इंस्ट्रूमेंट किया? ब्लैक बोर्ड का। इसीलिए यहाँ पर जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो फिर हम विद का, जैसे मैंने कहा कि पैराशूट के साथ भी जो मैंने पिछले सीन था उसमें मैंने विद का इस्तेमाल किया। जो वो पैराशूट से उतर रहा था, तो उसने किसके हेल्प से उतरा? पैराशूट। तो पैराशूट क्या था? उसका इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको प्रीपोजिशन समझ में आएंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट सीन देखिए, द बॉय इज वॉकिंग अलोंग द रोड टू हिज हाउस। अब ये लिखा हुआ है, ठीक है, द बॉय इज वॉकिंग अलोंग द रोड टू हिज हाउस। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब क्या है? द बॉय इज वॉकिंग टुवर्ड्स हिज होम। देखिए, द बॉय इज वॉकिंग, यहाँ पर देखिए ये जो येलो रंग की आपको पट्टी दिख रही है, तो इस येलो रंग की पट्टी में जो बच्चा है वो सीधे सीधे उसका घर दिख रहा है। तो डेस्टिनेशन जब उसको मालूम है उसका घर ही सामने है, तो इसलिए हमने टू लगा दिया, अदरवाइज मैं टुवर्ड्स लिखता। टुवर्ड्स लिखने का मतलब है वो घर की ओर जा रहा है, और टू लिखने का मतलब घर ही जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। और देखो, इसी येलो पाथ को फॉलो करते करते जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं अलोंग द रोड। अगर ये एक येलो पाथ के एक तरफ से दूसरे तरफ अगर वो क्रॉस कर जाता तो फिर अक्रॉस लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को ख्याल रखिए। फिर हम आगे आ जाते हैं, देख रहे हैं गाड़ी जा रही है, कार जा रही है। द कार इज गोइंग अलोंग द रोड। कई बार आपको अलोंग समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए क्या होता है कि देखिए गाड़ी किसके ऊपर से, रोड के साथ सट के जा रही है। तो अगर कार इस पार से उस पार जाता तो फिर अक्रॉस हो जाता, पर यहाँ पर क्या आ रहा है? अलोंग आ रहा है। फिर दूसरा क्या है? द वुमेन इज एट द डोर। देखिए दरवाजे के पास ये जो एक औरत है, आपको देखिए ये खड़ी है, तो द वुमेन इज एट द डोर। तो क्यों? फिर आपको मैंने कहा द वुमेन इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो ये क्यों है ऐसा? इसीलिए है द वुमेन इज स्टैंडिंग एट द डोर, क्योंकि डोर एक पर्टिकुलर लोकेशन है, पर्टिकुलर पॉइंट है। कोई आपको दरवाजा खटखटाता है तो आपसे क्या, आप कहते हो कौन है भाई?
मतलब मैं हूँ सपोज पोस्टमैन, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, तो वो क्या, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसलिए कहता है एट द डोर, द वुमन इज स्टैंडिंग एट द डोर। दूसरा है ये जो सीन है फिश वाला, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट को इसमें लिखा नहीं है, इसका रीजन क्या है कि बहुत सारे टेक्स्ट लिख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसके अंदर बात क्या है कि जैसे इसके अंदर आएगा द फिश आर स्विमिंग इन द वाटर, ध्यान रखिए फिश होगा यहाँ पर, फिशेस नहीं होगा। क्यों? फिश का प्लूरल फिश ही होता है। फिश का प्लूरल फिशेस कब होता है? जब मान लो आप, जैसे मान लो आप एक्वेरियम आपने घर में रखा है, उसमें अलग अलग जातियों की मछलियां आपने लाके रखी हैं, ठीक है, तो स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज की मछलियां आप अपने जब एक्वेरियम में रखते हो, तब हम कहेंगे फिशेस आर स्विमिंग इन द वाटर। वो किसमें? जो एक्वेरियम है वहां पर, उस कॉन्टेक्स्ट पे। पर यहाँ पर क्या होगा? फिश के साथ आर, क्योंकि फिश सिंगुलर भी और प्लूरल भी होता है, तो फिश आर स्विमिंग इन द वाटर। इसलिए मैंने इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लिया है, इस चीज को आप ख्याल रखिएगा। स्विमिंग इन द वाटर क्यों बोला है? इन द वाटर क्यों है? क्योंकि देखिए वाटर एक एनक्लोज स्पेस है, ठीक है। वाटर जो है, जब हमने कहा, देखिए ये जो रिवर है, ये रिवर का एक एनक्लोज एरिया है, इसका एक निश्चित एक एरिया है जो एनक्लोज है, उसी के अंदर ये पानी है, तो उसके अंदर जब स्विमिंग कर रही है और मछली अंदर तैरती है, मछली ऊपर नहीं तैर रही, इसलिए मैंने कहा इन द वाटर, ध्यान रखिए, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी ने नहीं किया है तो बड़ा मुश्किल होता है कि इसको कैसे क्रिएट करूं, कैसे बताऊं, कितनी आसानी से इसको बता सकता हूं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सामने एक लेडी है, वो पॉइंट आउट कर रही है किस तरफ? कैलेंडर की तरफ, और वो बता रही है कि आज क्या है? मंडे है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हमने एक सेंटेंस लिया है, द गर्ल लुक्ड एट द कैलेंडर। अब लुक्ड एट क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि देखिए आप कहते हैं ना, वो मुझे घूर रहा है, ठीक है, वो उसको निहार रहा था, ठीक है, स्टेयरिंग कर रहा है, स्टेयरिंग, ही वाज स्टेयरिंग एट मी, ही वाज लुकिंग एट मी। इसका मतलब क्या? एट टारगेट के लिए भी होता है। जब आपका एक टारगेट है, कहते हैं ना अर्जुन की आंख जो है उस मछली के ऊपर ही थी, तो जब आपका निर्धारित जो टारगेट है, आपको मालूम है मेरा ये टारगेट है, आपने देखा होगा जो शूटर होता है वो पिस्टल से उसको कुछ नहीं दिखता, उसको अपना टारगेट दिखता है, तो उसके लिए हमेशा एट प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है? सम टेक्स्ट वर रिटन ऑन द बोर्ड। अब देखिए ये जो बोर्ड है, इसके ऊपर कुछ यहाँ पर मंडे, ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर के बोर्ड के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो ऑन क्यों कहा, इन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऐसा जब आप इन कहेंगे, इन का मतलब है वो अंदर, दैट इज अ लोकेशन। तो स्क्रीन है, आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब, अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग इन यूट्यूब, इसका मतलब मैं यूट्यूब में रहता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, ये सब एनिमेशन मैंने बहुत समय लगाया है कि इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे बनाया जाए, इस क्लिप को कैसे क्रिएट किया जाए, और आपको पूरे इसके अंदर यूट्यूब में ऐसी चीजें हर सेंटेंस के साथ क्लिप मैनेज करके नहीं दिखाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं, क्लिप के अंदर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अनीता वॉज इन द होम प्लेइंग विद द टॉयज व्हाइल अदर चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। अब यहाँ पर मैंने इस जो क्लिप को लेने का क्या पीछे का कारण क्या है, इसके अंदर कई बार कंफ्यूजन आता है कि हम लोग सोचते हैं कि आई एम एट होम होगा कि आई एम इन होम होगा, ऐसा क्या है? ऐसा बेसिकली क्या होता है बॉस कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि कोई हमसे पूछते हैं तो हमसे लोग कहते हैं नहीं, इसका करेक्ट आंसर है आई एम एट होम। बट इन द होम भी ये जो फ्रेज होता है ये यूज होता है, कब होता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मैंने ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि जब आपके सामने दो लोकेशन एक साथ, दो लोकेशन को हम कोरिलेट करते हैं, एक ही समय दो लोकेशनों की बात करते हैं, एक क्या हो गया अपना घर और एक हो गया अपना गार्डन, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन को, जब दो लोकेशन को आप एक साथ कोरिलेट करते हैं, तो वहां पर हम फ्रेज को इन द होम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अनीता वाज इन द होम प्लेइंग विद द टॉयज व्हाइल अदर चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, और फिर क्या लिखा है आई एम एट होम, जो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इसी तरह इन सेंटेंस के अंदर कभी भी याद नहीं करना चाहिए कि इसके साथ was at home, at ही आता है, इसके साथ in आता है। तो आपको देखना है कि जब कॉन्टेक्स्ट का, जब सिचुएशन चेंज होता है, उसके साथ हमारा मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अनीता was standing on the platform, अनीता was standing at the platform, और the train was standing on the platform। अब देखिए तीन चीजें हैं। सपोज यहाँ पर फिर एक सिचुएशन आता है
मान लो आप प्लेटफॉर्म में खड़े हो और प्लेटफॉर्म में आपके सामने ट्रेन सामने खड़ी है। एक सिचुएशन है, जैसे यहाँ पर देखो ये लड़की खड़ी है इस क्लिप के अंदर और ट्रेन इसके सामने आ रही है। अभी मान लो किसी ने इसको फोन किया, अनीता कहाँ हो, तो अनीता बोलेगी आई एम स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्यों? ये सामने से देख रही है कि ट्रेन आ रही है। या अगर ट्रेन आ चुकी है और खड़ी है तब भी अगर किसी अनीता को कोई फोन कर रहा है, अनीता आप कहाँ हो, तो बोलेगी आई एम स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। बट मान लो दूसरा सिचुएशन है कि जहां पर ट्रेन अभी तक नहीं आई है, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा और आप इंतजार कर रहे हो और आपको किसी ने फोन किया, आप कहोगे आई एम स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है कि अभी ट्रेन नहीं आई है, अभी ट्रेन के आने में समय है आधा घंटा 1 घंटा। बट यहीं पर किसी पर्सन की जगह अगर ट्रेन आ जाता है तो फिर क्या होगा? तो फिर अगर आप बोलते हो द ट्रेन वाज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ऑन द प्लेटफॉर्म का मतलब ट्रेन जो है आपके सामने खड़ी है और आप किसी को बोल रहे हो भैया ट्रेन खड़ी है, ट्रेन छूट जाएगी, अगर आप देर करोगे तो आप उसको वार्निंग दे रहे हो द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है। ठीक है, और इसका एक और पॉइंट क्या, द मेन वेर गेटिंग ऑन द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, मेन वेर गेटिंग ऑन द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म, उसका मतलब ट्रेन पे चढ़ रहे हैं। कहाँ पर? प्लेटफॉर्म, एट दी प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्या हो गया? एग्जैक्ट पॉइंट हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप स्पेसिफिक बात करने लगते हो तो वहां पर आपने एट द प्लेटफॉर्म का यूज किया, लोकेशन एग्जैक्ट बता दिया, पिन पॉइंट एट द प्लेटफॉर्म, वेयर गेटिंग ऑन द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। तो देखिए कितनी सारी अलग अलग सिचुएशंस को आपके सामने अगर मैं क्रिएट करता हूं, तो इसी तरीके से क्या है कि इसीलिए प्रेपोजिशन का मतलब क्यों यूज किया गया? प्रेपोजिशन इसलिए किया, जब सिचुएशन चेंज होता रहता है तो हम प्रेपोजिशन चेंज करते जाते हैं। जब इन की जगह ऑन कर देते हैं, ऑन की जगह ऐड कर देते हैं, उसकी जगह विद कर देते हैं, तो डिपेंड करता है क्या क्या आपके सामने सिचुएशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस में आ जाते हैं जहां पर आपने पढ़ा होगा कि हेवी व्हीकल के लिए हम कहते हैं ऑन का प्रयोग करते हैं और लो व्हीकल के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ा है कि हेवी व्हीकल का मतलब ट्रक, बस, इसके ऑन, और लाइट व्हीकल मतलब टैक्सी, कार, इसके लिए हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, इन का। और यहाँ पर क्या है कि क्या कह रहा है, सुनीता रीड्स अ बुक ऑन द बस एवरी इवनिंग। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि ट्रैवल कर रही है। जब वो ट्रैवल कर रहा है किसी भी चीज के ऊपर, वो हैवी व्हीकल है, अगर वो हैवी व्हीकल पे ट्रैवल कर रहा है, जब वो सेंस दे रहा है ट्रैवलिंग का, तब आप किस चीज का बात करते हैं? तब आप प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। और अगर मान लो ट्रैवलिंग की जगह वो एक्टिविटी की परफॉर्म कर रही है, अगर मान लो बस में या ट्रेन में, ट्रेन भी हैवी व्हीकल है, बस भी हैवी व्हीकल है, ट्रक भी, पर वहां ट्रैवलिंग, वो आप ट्रैवलिंग नहीं बता रहे हो कि वो ट्रैवल कर रहा है, कि आई एम ऑन द बस, इसका मतलब आप बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, बात समझिए। सो इसीलिए आपका देखिए हर सिचुएशन प्रपोजिशन अलग हो जाता है। तो जब ट्रैवलिंग के सेंस में आपने ऑन का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, देयर वर मेनी टूरिस्ट ऑन द बस, इसका मतलब टूरिस्ट क्या करते हैं? टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं बस के ऊपर। राकेश लेफ्ट हिज बैग ऑन द बस, तो बेसिकली राकेश क्या पर्पस क्या था? राकेश का ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते हुए उसने बैग छोड़ गया, इसीलिए कह रहा है ऑन द बस। देखिए इसके बाद क्या है, द मैन इज ऑन द बस, इसका मतलब हेवी व्हीकल, जब मैन इज ऑन द बस, इसका मतलब यहाँ ट्रैवलिंग की सेंस आ रहा है। और यही देखिए मजेदारी बात है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स इन द बस। तब जब वो कहते हैं द चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स इन द बस, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ट्रैवलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक खाली बस है, वो खड़ी है और उसमें कुछ बच्चे आकर उसके अंदर खेलने लग गए, तो वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्टिविटीज की। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज, दैट टाइम यू शुड टॉक अबाउट that the preposition should be in. So here that is the reason the children were playing games in the bus. ठीक है, तो देखिए कितनी अलग अलग चीजें आपके सामने वेरिएंस आ जाता है, आप कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहता है, इसलिए प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, इन। अब देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ जाता है। अब इसके सामने आपके सामने दो बस स्टैंड है आपके सामने,
एक बस स्टैंड है और इसके साथ बस स्टैंड के बगल में और एक देखिए दो लड़कियां खड़ी हैं। एक तो बस के साथ लड़की खड़ी है और एक बस के बाहर, एक बस स्टॉप के बाहर खड़ी है लड़की। एक छोटी सी लड़की है जो बस स्टॉप के बाहर खड़ी है और एक बस स्टैंड के अंदर खड़ी हुई है। तो दोनों में अंतर क्या है? इस सिचुएशन देखिए, अगर मैं कहता हूँ रीमी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, सही है। एट मैंने आपसे कहा था जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन की बात कर रहे हैं, आप कहाँ पर हो? हम एट द, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, आई एम एट द बस स्टॉप, ठीक है। तो आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हो तो उसके लिए तो एट सही है। रिमझिम इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बस स्टॉप, फ्रॉम रिमीज परस्पेक्टिव। तो अगर मैं कहता हूँ रिमझिम इज ऑन द लेफ्ट साइड, देखिए पहला वाला सेंटेंस में रिमझिम इज ऑन द लेफ्ट साइड लिखा है, नीचे वाले में रिमझिम इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ द बस स्टॉप लिखा है। तो ऑन द लेफ्ट है एक में टू द लेफ्ट, ऐसा क्यों? तो पहला वाला जब आप कहते हो रिमझिम इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बस स्टॉप, तो इसका मतलब है कोई आदमी से आप जब कह रहे हो कि वो मेरे बाएं तरफ खड़ा है, अब मान लो उस आदमी के लिए वो आदमी कहाँ खड़ा है? सपोज वो नॉर्थ में खड़ा है, वो सोच रहा है मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ, नॉर्थ के हिसाब से ईस्ट देखेगा, उसके लेफ्ट देखेगा, वेस्ट देखेगा तो वेस्ट के हिसाब से वो लेफ्ट देखेगा। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो कंफ्यूजन को कैरी चेंज करने के लिए क्या किया, उसमें एक उन्होंने प्रीपोजिशन सोर्स का लगा दिया फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम रिमीज परस्पेक्टिव। नीचे वाले में जब लिखा है रिमझिम इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ द बस स्टॉप, इसमें देखिए ये आपका क्लियर है, इसमें कोई भी आगे रेफरेंस की पॉइंट की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी बातें आपको जानना है, याद करने से नहीं कि यहाँ पर ऑन बताया था डायरेक्शन के लिए तो ऑन आ गया। ये सिचुएशन है, कॉन्टेक्चुअल है और कॉन्टेक्चुअली चेंज होता है। तो ये एनिमेशन से करने के लिए क्या होता है कि चीज़ों को बहुत जल्दी जोड़ पाते हैं। ठीक है, इसके पीछे बहुत क्रिएटिविटी लगता है कि कौन सा सीन, कहाँ से ऐसा सीन क्रिएट करें। उसके बाद हम इस तरह से स्क्रोलिंग टेस्ट लाएं इसके साथ। अब यहाँ पर आपके सामने क्या है कि देखिए the children are in the taxi। तो are in the taxi मैंने कहा, यहाँ पर चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? यहाँ टैक्सी के अंदर चिल्ड्रन जा रहे हैं कहीं पर घूमने के लिए, तो यहाँ ट्रैवलिंग की पर्पस है और ये लाइट व्हीकल है, इसलिए मैंने यहाँ कहा इन द टैक्सी, ठीक है। फिर heads are sticking their heads out of the roof of the taxi। यहां पर ये क्या बात कर रहा है कि देखिए हेड्स आउट ऑफ द रूफ ऑफ द टैक्सी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखिए रूफ के आगे आर्टिकल द क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक ही रूफ की बात हो रही है, हमारे सामने एक गाड़ी है उसी की रूफ की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल द लगाया। द टैक्सी के रूफ ऑफ द टैक्सी क्यों कहा? क्योंकि ये जो चिल्ड्रन है अभी ये टैक्सी के पार्ट है, दे आर पार्ट ऑफ द टैक्सी, दैट इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफ द टैक्सी। समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज है, द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग इन द टैक्सी, सम ऑफ देम आर स्टिकिंग देयर हेड्स आउट ऑफ द रूफ ऑफ द टैक्सी। तो रीजन क्या है कि चीजों को जब आप कॉन्टेक्चुअली पढ़ेंगे, हर कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन चेंज होता है, प्रीपोजिशन चेंज हो जाता है। बात समझ रहे हैं? उसी तरह आर्टिकल के अंदर भी यही चीज है कि हम जब अलग मीनिंग बताने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि हमको आर्टिकल चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है आपके सामने द बुक इज ऑन द टेबल, ये सबको मालूम है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया रेस्टिंग नियर द एज। हालांकि नियर द एज नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए। अब देखिए एक बार तो बुक इज ऑन द टेबल है, नेक्स्ट क्या है? देयर इज अ हिडन नोट इन द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब बुक के आगे क्या क्या है? इन देयर इज अ हिडन नोट इन द बुक, ठीक है। अब ऑन द बुक नहीं है, हिडन नोट। अब सिचुएशन चेंज हो गई, अब कह रहा है बुक के अंदर एक नोट छुपा हुआ है। अब ये संदर्भ ये नहीं है कि अब मैं टेबल की लोकेशन नहीं बता रहा हूँ कि टेबल पे बुक रखा हुआ है, अब यहाँ मैं नोट एक बता रहा हूँ जो छुपा हुआ है, वो एनक्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पर प्रपोजिशन किसका यूज किया? इन का यूज कर दिया मैंने, ठीक है। ऑन द टेबल है तो भाई है, टेबल पे रखा ही हुआ है, सही है आपके लिए। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि चीजों को जब आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप कोरिलेट कर पाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, हर सिचुएशन, आपने जिस सिचुएशन के लिए वो प्रेपोजिशन पढ़ा है, क्या वो प्रेपोजिशन उस प्रेपोजिशन के लिए है कि नहीं है? अब देखिए बात क्या है, ये एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में सपोज आप कहते हो आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब, बिल्कुल सही है। आई एम टीचिंग इन यूट्यूब क्यों नहीं होगा? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो मैं यूट्यूब में ही रहता हूं, तो ये तो इलॉजिकल हो गया।
सही है। पर अगर आप कहते हो आई एम टीचिंग ऑन गूगल, आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब, करेक्ट, आई एम टीचिंग ऑन गूगल, ये जो है दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज यूट्यूब, देखिए मजे की बात है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म आपको देता है जहां पर आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हो, बट गूगल एक प्लेटफॉर्म नहीं है। गूगल आपका एक रिसोर्स देता है, इट प्रोवाइड्स यू रिसोर्सेस। तो वहां पर ये चीज कि आई एम टीचिंग ऑन गूगल, दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। आई एम टीचिंग इन गूगल, ये भी सेंटेंस, क्योंकि गूगल में आप रहते नहीं हो। और तीसरा है लक्ष्मी टीचर्स एट गूगल। अब देखिए इसमें दो बातें हैं। एक जगह अगर बोलते हैं कि गूगल में आप टीचर हो तो गूगल में कोई टीचर नहीं है, वहाँ पढ़ाता नहीं है, तो ये तब तो उसके हिसाब से गलत है। पर उसमें ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई और कंपनी तो गूगल के बड़े बड़े एम्प्लॉयज को हायर करती है, आइए हमारे यहाँ क्लास लीजिए, तो उसके लिए उस संदर्भ में ये सेंटेंस सही है। अब तीसरा देखिए, मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन और भी जोड़ दिया है ताकि आपकी जो भ्रम है दूर हो जाए। कैट्स लिव ऑन स्ट्रीट, डॉग लिव्स ऑन स्ट्रीट। तो कहने का मतलब डॉग्स लिव ऑन स्ट्रीट, कैट्स लिव ऑन स्ट्रीट। अब दोनों में से अगर देखेंगे तो डॉग तो सड़क पे रहता है, तो सेंटेंस सही है, बट क्या बिल्लियां सड़क पे रहती है? नहीं, बिल्ली तो सड़क पे नहीं रहती है। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली होने के बाद भी दिस इज मीनिंगफुली दिस इज इनकरेक्ट। जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा यार रमेश किल्ड, फॉर एग्जाम्पल रमेश किल्ड अ कैट, बट अगर कोई हमसे कहता है, अगर मैं किसी से कहता हूँ ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया, ही किल्ड मी मैंने कहा, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है बट मीनिंगफुली इलॉजिकल है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ग्रामेटिकल केवल करेक्ट होने से नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, यहीं पर अगर मैं कह दूं कि द कैट्स लिव अलोंग द स्ट्रीट, हाँ ये अराउंड द स्ट्रीट, ये भी सही है। अलोंग द स्ट्रीट नहीं बोलेंगे, कैट्स लिव अराउंड द स्ट्रीट अगर मैं बोल दूं तो ये सही हो जाएगा, सेंटेंस सही है। तो ये चीज जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रीपोजिशन को पढ़ने का तरीका पहले आपको देखना पड़ेगा किस सिचुएशन में वो प्रीपोजिशन आपने यूज किया था, और अब जो सिचुएशन है क्या वही सिचुएशन है जिसमें आपको आपने पढ़ा है ऑन होगा, इन होगा, जो भी होगा। अगर वो सिचुएशन नहीं है तो फिर आपके अंदर प्रीपोजिशन अलग यूज होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन को कैसे पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि देखिए कितना अच्छा मैंने एक एनिमेशन बनाया है आप लोग के लिए, ताकि क्या आप लोग को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें। तो इसके अंदर देखिए, अगर पहला तो मैं यहाँ पर प्रीपोजिशन की क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो प्रीपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट से ही मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ईगल जो है, ईगल इज फ्लाइंग। अब इसको अगर हमें एक सेंटेंस में विद प्रीपोजिशन यूज करना है तो कैसे यूज कर सकता हूँ? तो हम ये कह सकते हैं एन ईगल its piercing cry, piercing P-I-E-R-C-I-N-G, its piercing cry echoing over the river and city soared on powerful wings. Soared, S-O-A-R-E-D, soared, S-O-A-R-E-D, soared on powerful wings. तो soared on का मतलब जब आदमी जब होता है कि चिड़िया जब उड़ती है तो उसको हम कहते हैं सोर्ड। सोर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, ये कोलोकेशन होता है, ध्यान रखिएगा। और हम कहते हैं इकोइंग ओवर, इको करता ना इको साउंड, तो इकोइंग ओवर, इकोइंग के साथ ऑलवेज ओवर प्रीपोजिशन का होता है। क्यों इकोइंग ओवर क्यों कह रहे हैं? कि ओवर का मतलब होता है पूरी तरीके से कवर करता है। तो किस चीज को कवर कर रहा है इस सेंटेंस में? देखिए इकोइंग ओवर द रिवर एंड द सिटी। तो ये जो यहाँ पर बेसिकली हमने सेंटेंस को इसमें स्क्रॉलिंग टेस्ट पे इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये लास्ट स्लाइड है आपका। इसके बाद प्रीपोजिशन और वोकैब का क्विज स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया कि कैसे आप इसके अंदर प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, इकोइंग ओवर द रिवर एंड सिटी, और दूसरा मैंने कहा सोर्ड ऑन द पावरफुल विंग। सोर्ड के साथ ऑलवेज ऑन का प्रीपोजिशन यूज होता है। ये दीज आर कॉल्ड कोलोकेशंस। ये भी आपको याद रखने की बहुत जरूरत होती है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखिए कार मैंने एक एनिमेशन में रखा है, जो बीच बीच में आपने देखा होगा गाड़ी पीछे भी जा रही है, बैक भी कर रही है, ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने ऐसा एनिमेशन बनाया कि द कार इज रिवर्सिंग आउट ऑफ द ड्राइवे। तो कहने का मतलब है कई बार आप लोग क्या करते हो, द कार इज बैकिंग ऑफ कहते हैं, तो बैकिंग शब्द यूज कर सकते हैं, बट कोलोकेशन जब करते हैं तो यहाँ पर कार के लिए जब इसको बैक करते हैं तो बैक नहीं कहते, यहाँ पर कहते हैं रिवर्सिंग आउट। क्या कहते हैं? रिवर्सिंग आउट ऑफ द बैकवे। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए।
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन क्विज की तरफ। प्रीपोजिशन क्विज, उसके बाद हमारा एक वोकैब क्विज है, उसके बाद हमारा दी एंड हो जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, प्रीपोजिशन क्विज। ठीक है, और प्रीपोजिशन क्विज के लिए चलते हैं प्रीपोजिशन क्विज पे। द कैट जम्प डैश द टेबल टू कैच द फ्लाई। इसमें जो ऑप्शन है, इन है, ऑन है, ओवर है और थ्रू है। अब आपको थोड़ा सा इसमें हम टाइम देते हैं, आप चाहे तो अपने कमेंट सेक्शन में भी इसके आंसर लिख सकते हैं और हमें बताइए कि इतने क्वेश्चन आपके सही हुए प्रीपोजिशन और वोकैब के क्विज में। ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो वोकैब क्विज कराएंगे उसमें जो बैकग्राउंड में वीडियो चलेगा उससे भी आपको हिंट मिलेगा उस ऑप्शन का आंसर क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ओवर। द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल टू कैच द फ्लाई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। She has been living here dash 3 years. अब इसके ऑप्शन क्या है, फॉर, सिंस, फ्रॉम और बाई। टेक योर टाइम और अपने आप कमेंट सेक्शन में लिख भी दीजिएगा। और प्लीज इतनी मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसको बिल्कुल, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा ताकि आगे भी हम और भी अच्छे इस टाइप के वीडियोस बना पाए आपके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर। शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इसके ऊपर हम आ जाते हैं। ही विल अराइव डैश मंडे मॉर्निंग। ऑप्शन है इन, एट, ऑन, बाय। टेक योर टाइम। ऑन, ही विल अराइव ऑन मंडे मॉर्निंग। नेक्स्ट है द ट्रेजर इज हिडन डैश द केव। अब इसके ऑप्शंस हैं इनटू, एट, विथ, इनसाइड। टेक योर टाइम, सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा इनसाइड। द ट्रेजर इज हिडन इनसाइड द केव। शी प्लेस द बुक डैश द शेल्फ। ऑप्शन है इन, टू, ऑन, बाई। टेक योर टाइम। The answer is on. She placed the book on the shelf. Next है they walk dash the forest to find the hidden village. Through, across, along, around. Take your time. Through. They walk through the forest to find the hidden village. She leaned dash the wall while waiting for the bus. Against, over, at, onto. इसके ऑप्शन है, टेक योर टाइम प्लीज। Against. She leaned against the wall while waiting for the bus. The meeting starts dash 3 p.m. ऑप्शन है in, on, at, from. Take your team. इसका आंसर है at, already new language. ऑप्शन है for, about, in, with. Take your time. In. She is interested in learning new languages. The plane flew dash the mountains. Under, between, above, across. Above. The plane flew above the mountains. तो ये आपका प्रीपोजिशन का क्विज हो गया। अब आपका वोकैब का क्विज पे आते हैं।
Which word best completes a sentence? The diplomat was praised for his dash in handling the tense negotiations. Option A, arrogance, diplomacy, verbosity, apathy. Option A, arrogance, diplomacy, verbosity, apathy. इसका आंसर है डिप्लोमेसी। ठीक है, देखिए पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर भी दिया हुआ है, इससे आप इन्फर कर सकते हैं, ये हिंट था आपके लिए, इससे आप निकाल सकते हैं। अब जो वीडियो का बैकग्राउंड में जो वीडियो चलेगा उससे आप आंसर, उसका हिंट भी है। जब आप इन्फरेंस के क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, तो वहाँ जो क्लूज होता है उससे आप पता लगाते हैं। इसी तरह इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इनोवेटिव वे है। The CEO's dash to innovative strategies saved the company from bankruptcy. Option A, aversion, fidelity, adherence, indifference. देखिए वीडियो बैकग्राउंड में चल रहा है, आपको एक हिंट भी मिल रहा होगा। Adherence. Despite his dash remarks, everyone knew he was secretly proud of his team's achievement. Option A, disparaging, laudatory, supportive, indifferent. Despite his dash remarks, everyone knew he was secretly proud of his team's achievements. Option A, disparaging, laudatory, supportive, indifferent. देखिए वीडियो चल रहा है, इससे आपको एक ऑप्शन का हिंट भी मिल रहा है, disparaging. The scientist's theory was based on a dash assumption which many of his peers challenged. Dubious, confirmed, reliable, straightforward. क्या होगा? The scientist's theory was based on a dash assumption which many of his peers challenged. Option A, dubious, confirmed, reliable, straightforward. dubious इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं। A dash approach to problem solving often resulted in innovative solutions. Option A, conventional, methodical, lateral, chaotic. ये बल्ब चल रहा है, आपको एक बैकग्राउंड में हिंट मिल रहा है। Lateral. Next. A judge's decision was seen as dash, reflecting a deep understanding of the law. Biased, arbitrary, insightful, superficial. The judge's decision was seen as reflecting a deep understanding of the law. Option A, biased, arbitrary, insightful, superficial. Insightful. A politician's speech was filled with dash, making it difficult to discern his actual stance on the issue. Clarity, ambiguity, transparency, certainty. The politician's speech was filled with dash, making it difficult to discern his actual stance on the issue. Clarity, ambiguity, transparency, certainty. Ambiguity. The artist's latest work is a dash of a unique vision and meticulous craftsmanship. The
artist's latest work is a dash of her unique vision and meticulous craftsmanship. Rejection, culmination, distraction, beginning. Culmination. He faced the audience with dash, confident in the thoroughness of his research. Trepidation, timidity, aplomb, reluctance. Aplomb. The committee's report was criticized for its dash analysis of the issue. Profound, superficial, thorough, extensive. Superficial.